नमस्कार दोस्तों, GKGS गणेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य का पहला अध्याय, एक ऐसा दौर जो इसकी नींव तो है, पर जिसकी पहचान पर ही सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे आदिकाल की, एक ऐसा युग जिसके इतने नाम हैं कि हर नाम अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। तो यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है, हिंदी साहित्य के एक ही शुरुआती दौर के इतने सारे अलग अलग नाम क्यों हैं? आखिर ये पूरा माजरा है क्या? जरा सोचिए, ये हिंदी साहित्य की शुरुआत है, इसका पहला पन्ना है, तो फिर बड़े बड़े विद्वान इस पर एकमत क्यों नहीं हो पाए कि इसे पुकारें तो किस नाम से? यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस नामों की उलझन को जरा और करीब से देखते हैं। एक ही दौर है लेकिन दावेदार देखिए कितने सारे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे कहते हैं वीर गाथा काल, यानी वीरों की कहानियों का युग। वहीं दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सिर्फ आदिकाल कहते हैं, मतलब बस एक शुरुआती दौर। और फिर राहुल सांकृत्यायन का नजरिया तो बिल्कुल अलग है, वो इसे सिद्ध सामंत काल कहते हैं। तो ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है, ये उस दौर की पहचान को लेकर एक बहुत गहरी बहस है। अच्छा, अब इस नामकरण की पहेली को अगर सुलझाना है तो हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जहां ये सारा साहित्य रचा जा रहा था। और सच कहूं तो वो दुनिया उथल-पुथल से भरी हुई थी। एक बार 10वीं से 14वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। सम्राट हर्षवर्धन के बाद कोई एक बड़ी सेंट्रल पावर बची नहीं थी। पूरा देश छोटे छोटे राजपूत राज्यों जैसे चौहान और चंदेल में बट गया था, और ये सब आपस में ही लगातार जंग लड़ रहे थे। ऊपर से सिर्फ अंदरूनी लड़ाई ही नहीं थी, बाहर से महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता था। ये उथल-पुथल सिर्फ राजनीति में नहीं थी, धर्म की दुनिया में भी बड़े बदलाव आ रहे थे। बौद्ध और जैन धर्मों में नई नई शाखाएं और नए नए विचार पैदा हो रहे थे। मतलब हर तरफ एक बेचैनी और अस्थिरता का माहौल था। और संघर्ष और बदलाव के इसी माहौल में साहित्य की एक नहीं बल्कि दो बड़ी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग धाराएं पैदा हुई। इनमें से पहली धारा थी राज दरबारों की, जहां चारण और भाट कवि अपने राजाओं की वीरता और उनके युद्धों की कहानियां सुना रहे थे। अब देखिए, जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वीर गाथा काल, वो यहीं से आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना ये नामकरण खास तौर पर 12 ग्रंथों के आधार पर किया था। इनमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और बीसलदेव रासो जैसी रचनाएं शामिल थीं, जिनमें जाहिर है युद्ध और वीरता का ही गुणगान था। तो ये रासो साहित्य की दुनिया थी कैसी? इसे दरबारी चारण कवि अपने राजाओं, अपने आश्रयदाताओं की तारीफ में लिखते थे। वो युद्धों का इतना सजीव वर्णन करते थे मानो आंखों देखा हाल सुना रहे हों, क्योंकि कई बार वो राजा के साथ युद्ध के मैदान में जाते भी थे। इन रचनाओं में वीर रस और श्रृंगार रस, ये दो भाव सबसे ज्यादा थे। और हाँ, ऐतिहासिक घटनाओं को और ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए अक्सर बड़ा चढ़ाकर भी पेश किया जाता था। उस दौर की भावना को अगर एक लाइन में समझना हो तो जगनिक की ये पंक्ति सुनिए। 12 बरिस ले कूकर जियई और 13 लऊ जियई सियार, बरिस 18 छत्री जियई, आगे जीवन को धिक्कार। मतलब एक क्षत्रिय योद्धा के लिए 18 साल की वीरता से भरी जिंदगी ही सम्मान की बात थी। उससे ज्यादा जीना तो शर्म की बात थी। यही उस युग का आदर्श था। लेकिन राज दरबारों की इस चमक दमक और तलवारों की खनक से बहुत दूर एक और ही तरह का साहित्य रचा जा रहा था। ये धर्म, दर्शन और आम लोगों की अपनी भाषा का साहित्य था। और यहीं पर इस दौर का सबसे दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। ये दो अलग अलग दुनियाएं देखिए। एक तरफ रासो साहित्य है जो राजाओं और सामंतों की तारीफ करता है और जिसकी भाषा थी डिंगल पिंगल, मतलब एक खास किस्म की दरबारी भाषा। वहीं दूसरी तरफ था धार्मिक साहित्य, जो अक्सर सामाजिक रीति रिवाजों की आलोचना करता था और लिखा जा रहा था अपभ्रंश में, यानी उस दौर की आम बोलचाल की भाषा में। एक का मकसद राजा से इनाम पाना था तो दूसरे का मकसद था मोक्ष का रास्ता दिखाना। इस धार्मिक साहित्य की भी 3 बड़ी धाराएं थीं। पहली थी सिद्ध साहित्य की, जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जुड़ी थी और तंत्र मंत्र पर जोर देती थी। फिर आया नाथ साहित्य, जिसने सिद्धों की कुछ बातों का विरोध किया और हठ योग यानी मन और शरीर पर कंट्रोल को ज्यादा महत्व दिया।
और तीसरी अहम धारा थी जैन साहित्य की, जहां कवियों ने अपनी कहानियों से अहिंसा और नैतिक जीवन का संदेश दिया। ये तीनों ही धाराएं राज दरबारों से अलग अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रही थी। तो अब हम वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं। जब एक ही दौर में इतनी अलग-अलग और एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चीजें हो रही थी, तो फिर एक नाम कैसे चुना गया? और इसका जवाब है आदिकाल। ये नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, जिसका सीधा सा मतलब है पहला दौर या शुरुआती युग। अब इस नाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये न्यूट्रल है, ये समावेशी है। ये किसी एक साहित्यिक धारा जैसे कि वीर गाथा को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, बल्कि ये उस युग की सभी विविध और एक दूसरे से टकराती हुई प्रवृत्तियों को, चाहे वो वीर हों, धार्मिक हों या लौकिक हों, सबको अपने अंदर समेट लेता है। तो असल बात यह है कि नामों का ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करने की जरूरत है, बल्कि ये कन्फ्यूजन ही आदिकाल की असली कहानी है। इस दौर की पहचान ही इसका विरोधाभासी होना है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस उथल-पुथल भरे नींव रखने वाले दौर ने हमें साहित्यिक विरासत में दिया क्या? देखिए, आदिकाल का सबसे बड़ा योगदान तो हिंदी भाषा की नींव रखना था। अपभ्रंश से लेकर अमीर खुसरो के जरिए खड़ी बोली के जो शुरुआती रूप मिलते हैं, वो सब यहीं विकसित हुए। दोहा चौपाई जैसी लिखने की शैली, जिसे बाद में तुलसीदास जैसे महान भक्त कवियों ने अपनाया, उसकी जड़ें भी इसी दौर में हैं। इसने वीर और आध्यात्मिक दोनों तरह की कहानियों के लिए परंपराएं बनाई और सबसे जरूरी, आने वाले भक्ति काल के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। तो अंत में एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। किसी साहित्य की शुरुआत के बारे में ये बात क्या कहती है कि उसकी नींव भी इतने सारे विरोधाभासों पर बनी थी? शायद यही कि एक महान साहित्य की शुरुआत किसी एक साफ सुथरे विचार से नहीं होती,